और क्या हाल है बालक तुम लोग का? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? इलेक्ट्रोस्टैट का क्या हाल? इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग शुरू कर लिए हैं, कैसा पढ़ रहे हो तुम लोग? एक्चुअली पिछला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट का काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसके कारण वो अपलोड करने में भी टाइम टेक किया था, बट कोई बात नहीं, वो छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके पास सारे कंटेंट्स पहुंचते रहेंगे और आप ईमानदारी से पढ़ते रहो, बस यही काम करो। पढ़ भी रहा है कि खाली घर पे रह के आराम से खेल रहा है? चलो ठीक है। देखो, जितना मन से पढ़ लोगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर क्लास में बोलेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। और एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो फेस टू फेस क्लास है, जो ऑफलाइन क्लासेज है, कभी भी ऑनलाइन उसका जगह नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए भी कि वहाँ इंटरेक्शन होता है, वहाँ एक प्रेशर होता है, वहाँ एक बाउंडेशन होता है कि 2 आवर्स आप बैठोगे। 2 घंटे के हमारे लेक्चर होते हैं तो 2 घंटे आप बैठोगे, लेकिन ये मोबाइल में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो आधा घंटा अभी देख लिया, फिर सोचा कि अच्छा आधा घंटा फिर देखेंगे, पता चला नेक्स्ट टाइम 4 घंटे बाद बैठा, वो पहला हाफ एन आवर निकल गया। तो वो एक परेशानी होती है क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, कभी थोड़ा इधर से देखा, कभी आगे से देखा, वो चीजें मिसमैनेज्ड होता है। रेगुलरिटी वाला केस नहीं होता, लेकिन अभी यही ऑप्शन है, इसलिए हम लोग को इसी ऑप्शन पे काम करना है। जैसे जैसे चीज़ें ठीक होगा, जब नॉर्मल होगा तो बिल्कुल ऑफलाइन का क्लासेस होगा। और ऑफलाइन कभी भी ऑफलाइन का क्लास एकदम अलग है, एकदम अलग टाइप का फील देता है। बीइंग अ फैकल्टी मैं बोलूँ मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मेरे लिए इसलिए कि यार तुम लोग को देख के पढ़ाने का आदत है, और जब बच्चों को देखते हैं, जब बच्चे रिएक्ट करते हैं तो समझ में आता है कि एक्चुअली उसका प्रॉब्लम क्या है। बैच टू बैच चीजें वैरी करता है, कोई बैच किसी पर्टिकुलर जगह पे कंफर्टेबल है, दूसरा बैच उस जगह पे डिस्कम्फर्ट जोन में है। तो उस कंडीशन में जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन में फिल्टर होके चीजें आता है और आप अपने प्रॉब्लम को तुरंत क्लियर करा लेते हो। ऑनलाइन में ये चीजें नहीं हो पाता, बट जो अभी है पॉसिबिलिटी, हम लोग उसी पे वर्कआउट करते हैं। जब होगा तब का तब देखेंगे, थोड़ा ईमानदारी बरत के जो आपके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं कंटिन्यूटी में, उन लेक्चर्स पे वर्कआउट करते चलना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बोर्ड के लिए जो नेक्स्ट ईयर आपका होगा, और दूसरा एंट्रेंस के लिए, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिसिटी का बेस है इलेक्ट्रोस्टैट। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां तक पढ़े थे उसके आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा पिछले लेक्चर में, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं। हम लोग बात कर रहे थे चार्ज के बारे में, कि चार्ज डेवलप करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। कितना चार्ज डेवलप करेगा तो ये टोटल लॉस या टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड किया था। याद करो, मैंने एक बात बताया भी था कि एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसके कारण नहीं, नेट लॉस या नेट गेन। क्योंकि ट्रांसफर किस केस में हो रहा है, अगर न्यूट्रल में हो रहा है तो चल सही है, लेकिन हम लोग एग्जांपल ऐसा भी देखे थे कि ऑलरेडी बॉडी चार्ज्ड था, जिसके पास शॉर्टेज था 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज था, और वो क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आया। तो जो इलेक्ट्रॉन आया उसके कारण नहीं डेवलप किया चार्ज किसके, तो नेट शॉर्टेज कितने का रह गया, 10 का मान लो था। एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज था, 3 आपने दे दिया। अब उसके शॉर्टेज रहे 7 इलेक्ट्रॉन के, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज डेवलप नहीं किया था, वो 7 के कारण किया था। इस सब टाइप के कॉन्सेप्ट पे हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे। तो अगर याद है तो गुड,
अगर नहीं है तो बेस्ट मैं बोलूंगा, क्योंकि पिछला लेक्चर जाके एक बार देख ले अच्छे से, चीजें क्लियर हो जाएगा जी। चल आज शुरू करते हैं उसके आगे के प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में एक बात बोले थे कि चार्ज जब कभी भी जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब कभी भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी जाएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जाएगा अब मास को यहां बोलेगा कि तू बैठ के इंतजार कर, फिर फ्यूचर में मैं आऊंगा साथ हो लेना। यार इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ मास भी जाएगा। इसका मतलब अ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन आल्सो लूजेज देयर मास एंड अ बॉडी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज देयर मास। जिस किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने अपना मास भी लूज कर दिया, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो अपना मास भी इंक्रीज करा लेता था। हम लोग बात किए थे। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज जब कभी भी होगा किसी बॉडी पे तो उसके पास मास हर हाल में होगा। चार्ज अगर किसी बॉडी पे कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि न्यूट्रल बॉडी इसलिए होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। इन आइसोलेटेड स्टेज में यही है, इलेक्ट्रॉन लूज करे गेन करे कुछ भी करे, लेकिन अगर प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है तो आप यही कहोगे कि उस बॉडी के पास मास तो है ही। तो अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास भी है। क्यों? क्योंकि चार्ज तभी होगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रेजेंस होगा। मतलब ये कि आइदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा या शॉर्टेज होगा, बट प्रोटॉन तो पहले से है ही। अगर है प्रोटॉन तो मास हर हाल में उसके पास है। मतलब अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो मास हर हाल में होगा ही होगा। लेकिन इसी का उल्टा, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसको चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। हो गए सर, मैं बताता हूं। कोई न्यूट्रल बॉडी ले लो, एक न्यूट्रल बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है मान ले, चार्ज बता। तो अगर कहते हो कि न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान देकर देख, ये न्यूट्रल बॉडी मैंने लिया, मैंने एग्जांपल में बोला 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। अब इसका देख लो क्या हो रहा है। अगर चार्ज का बात किया जाए तो चार्ज Q 20 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 20 प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन के कारण चार्ज। बाद में हम लोग लिखेंगे वैल्यू। इसका मतलब क्या कहोगे, 20 इंटू इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 20 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप देख लो चार्ज कितना, तभी तो वो बॉडी न्यूट्रल है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन मास के बारे में जरा सोचो कि मास क्या होगा। तो मास अगर टोटल कहते हो तो कहेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, या एक ही बार में बोल दो 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। देख लो चार्ज के मामले में गड़बड़ है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव। ये मत बोल देना कि मास भी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है यार, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मास इलेक्ट्रॉन का कितना, ध्यान देकर देख, 20 इंटू 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, 20 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब आप दोनों को ऐड करोगे, जो भी होगा वो मास होगा। इस बॉडी के पास मास तो है लेकिन इसके पास चार्ज नहीं है। मास है लेकिन चार्ज नहीं है। अगर आप कहते हो चार्ज बॉडी हमने लिया, लेकर देख लो, चार्ज बॉडी हम ले रहे हैं, चार्ज बॉडी का मतलब प्रोटॉन ही एक्सेस ले लो। मैंने कहा कि 15 इलेक्ट्रॉन है 20 प्रोटॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन का मतलब इसका 5 इलेक्ट्रॉन भाग चुका है, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो 20 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन चला गया तभी इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन बचा है। ये सब बात हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं।
अब जरा इसके बारे में सोच, इसका चार्ज कितना होगा बाबू? अरे देख देख, चार्ज यार कौन डेवलप करेगा? तुम करेगा, मैं करूं? ना मैं करूंगा ना तुम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेवलप करेगा और ये प्रोटॉन करेगा भाई। इलेक्ट्रॉन कितना है ये देख, 15 है तो 15 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और 20 है तो 20 प्रोटॉन का चार्ज। आप कहोगे 15 इंटू माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 20 इंटू प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, करेक्ट? आप कैलकुलेशन कर लो, आप कहोगे 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही आपके पास चार्ज है टोटल। इस बॉडी के पास चार्ज है, किस नेचर का? लिख ले इसको भी। पॉजिटिव वाला ज्यादा था, इसलिए नेट चार्ज कौन सा? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेचर का डेवलप कर गया। अगर आप मास के बारे में सोचते हो, लोग सोचता ही तो है बस, और क्या करेगा। तो देख 15 इलेक्ट्रॉन है, कहोगे न्यूट्रल था तो 20 इलेक्ट्रॉन था, सर मास 20 का होना चाहिए। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसका भाग गया तो मास लेके क्या होगा ना यार। तो अब जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके कारण कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 15 है तो 15 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 20 है तो 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 15 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी। देख ले ध्यान देकर, और ये 20 इंटू 1.67 10 टू दी पावर माइनस 27। चार्ज है तो मास हर हाल में है। कोई भी ऐसा चार्ज बॉडी तुम नहीं ले सकते जिसके पास मास नहीं हो, क्योंकि चार्ज तभी डेवलप करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस या शॉर्टेज होगा। इसका मतलब प्रोटॉन वहां प्रेजेंट होगा, इसका मतलब है कि वहां मास हर हाल में होगा। प्रोटॉन ही क्यों, न्यूट्रॉन भी होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे। लेकिन फिलहाल चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही बात करें तो प्रोटॉन है, इसका मतलब उस पे मास हर हाल में होगा। क्लियर है यहां से? अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं जी, फटाफट नोट डाउन कर लो। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? ऊपर ही लिखना है स्टेटमेंट, एग्जाम्पल में ये दोनों लिख लेना। पहले स्टेटमेंट लिख लेना, फिर ये दोनों एग्जाम्पल में लिख लेना। ऊपर देख ले स्टेटमेंट क्या है। चार्ज ऑल ये मास ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज। चार्ज के साथ मास हमेशा एसोसिएटेड होगा, मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा। अगला, चार्ज मे और मे नॉट एसोसिएटेड विथ मास। देखो, किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो मास हर हाल में होगा। बॉडी के पास चार्ज है तो मास हर हाल में होगा, लेकिन मास है तो चार्ज हो भी सकता है, चार्ज नहीं भी हो सकता है। क्लियर है जी? ये दोनों पॉइंट लिख लेना, उसके नीचे वो एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी लिख के बिठाया है। अरे क्लियर है? चल आगे देख। Charge is created or is destroyed, but net charge neither created nor destroyed. चार्ज क्रिएट कर सकते हो, चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन नेट चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तो ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, चार्ज क्रिएट कर सकते हो, चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन नेट चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, नेट चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। इसी का नाम हम लोग ये भी कहते हैं, above also named as चार्ज कंजर्वेशन थ्योरम। जिस तरह एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, नेट एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देखो वहां भी यही खेल रहता है, अक्सर बच्चे याद रखते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूं और मैंने पढ़ाया भी है आपको कि एनर्जी क्रिएट भी होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी होता है। अगर कोई आदमी खड़ा है और दौड़ना शुरू कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी उसने क्रिएट किया, अगर वो दौड़ रहा था रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी उसने खत्म किया, लेकिन इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं से वो आया है एनर्जी। कहां से? तो आप खड़े थे, आप दौड़ने लगे, तो आप अपना इंटरनल एनर्जी यूज करके काइनेटिक क्रिएट कर दिए। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय का खेल होता है, लेकिन नेट एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय। सिमिलरली यहां है कि चार्ज क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करोगे? यार इलेक्ट्रॉन को भगाओ या इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, चार्ज क्रिएट होगा। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन चला गया, बोल क्या होगा? चार्ज होगा। कौन सा? पॉजिटिव, ये क्रिएट तो हो गया। कोई न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रॉन आकर चिपक गया, बोल क्या होगा? चार्ज क्रिएट हो गया। कौन सा? नेगेटिव। तो चार्ज क्रिएट हुआ, चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। तुम कहोगे कि सर चार्ज क्रिएट कर दिए, चार्ज डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर कह रहे हैं नेट चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कैसे? तो एक बॉडी लूज करेगा तभी दूसरा गेन करेगा। दो बॉडी अगल बगल में रखा हुआ है, दोनों चार्ज गेन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक से इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे पे भेजोगे तो एक में पॉजिटिव डेवलप करेगा तो दूसरे में क्या होगा? नेगेटिव डेवलप करेगा। नेट चार्ज कभी भी ना बढ़ेगा ना घटेगा। सिस्टम का, बॉडी का चार्ज चेंज करता है, लेकिन इंटायर सिस्टम के लिए बात करो तो नेट चार्ज ना बढ़ता है ना घटता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। देख लीजिए मैं बात करता हूं। मैंने कहा ये बॉडी है, एक ये बॉडी है न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी बार बार ले रहे हैं ताकि समझना आसान हो तुम्हारे लिए। चार्ज बॉडी भी लेंगे, देख लो। इसको मैंने बोल दिया अपने मन से कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। इसको मैंने बोला कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। करेक्ट ना? अब तुम क्या करो कि कुछ मत करो यार, एक काम कर ले, इसका 4 इलेक्ट्रॉन उड़ाकर इधर पहुंचा दो। अगर ऐसा करोगे, ये ए बॉडी का नेम देते हैं और ये बी देते हैं। देख लो इनिशियली क्यू ए जो होगा वो कितना? तो 0। क्यू बी जो होगा वो कितना? तो 0। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, नेट चार्ज 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है तो नेट चार्ज 0। तो क्यू ए और क्यू बी दोनों के चार्ज अलग अलग अगर बात करा जाए तो वो 0 है। ए अपने आप में एक बॉडी है, बी अपने आप में एक बॉडी है, लेकिन अगर आप कह लोगे ये पूरा का पूरा ये दोनों मिलाकर, तो ये दोनों मिलाकर ये क्या है? तो ये सिस्टम है। अगर सिस्टम का क्यू इनिशियल बोला जाए तो क्यू ए प्लस क्यू बी, और आप कहेंगे कि 0 प्लस 0 दैट इक्वल 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देख लो। जब आप 4 इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो हुआ क्या? ये ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन था, अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। 10 प्रोटॉन था, वो तो पड़ा हुआ है। बी के पास आप देख लो। अब ये मत करना यार बॉडी छोटा हो गया, छोटा वोटा नहीं हुआ है, जगह का चक्कर है। जब तुम लोग रहता है तो 2 बोर्ड पे यहां से वहां तक पढ़ाते हैं, लेकिन अभी है
ये जितना रह जाता है उतना वहीं पठाना पड़ता है, बहुत चक्कर है यार, इसलिए तो बोल रहे हैं जल्दी जल्दी वो कोरोना वोरोना का चक्कर खत्म हो जाए तो लोग वापस आ जाए, ज्यादा बढ़िया है। चल देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको गया है एक्स्ट्रा तो इसके पास कितना हो गया, तो 7 पहले से था, 4 और मिल गया, ऐड कर लो। 7 और 4 अगर ऐड क्यों करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही तो है वो, तो इलेक्ट्रॉन अगर 4 और एक्स्ट्रा मिल गया 11, लेकिन प्रोटॉन का बात करोगे तो वही है भाई। इसका मतलब अब अगर बात किया जाए तो ए का डैश जरा सोच ले, 6 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, जो एक्स्ट्रा होगा उसी के हिसाब से, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्रोटॉन, चार्ज तो दोनों का जानते हो बराबर होता है 6 इंटू माइनस ई 10 इंटू प्लस ई। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू सिर्फ साइन के साथ लिख दे रहे हैं, 1.6 कितना बार लिखते रहेंगे यार। इलेक्ट्रॉन कहोगे यहां माइनस कहां से लाए, ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के कारण, ये प्रोटॉन के कारण, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सिंबल था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूज कर लिए। इलेक्ट्रॉन पे कितना तो माइनस ई, प्रोटॉन पे कितना तो प्लस ई। इसका मतलब ये अगर बोला जाए तो आप कहोगे प्लस 4e चार्ज डेवलप कर गया। ठीक बात है, प्लस 4e डेवलप कर गया, बहुत बढ़िया। इसके लिए जरा सोच तो क्या होगा, अगर कहोगे QB डैश तो क्या कहोगे, 11 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, मतलब 11 माइनस ई है, 7 प्लस ई है। अगर ऐसा हो गया तो आप कहोगे माइनस 11e प्लस 7e, मतलब माइनस 4। अगर ऐसा हुआ तो आप कह सकते हो कि देन ये दोनों मिलाकर फाइनली हमारा सिस्टम है। ए अपने आप में बॉडी है, बी अपने आप में बॉडी है, लेकिन ए और बी मिला लोगे तो ये बॉडी नहीं, ये क्या है, सिस्टम है। अगर इस सिस्टम का फाइनल बोला जाए QA डैश प्लस QB डैश, और आप देख लो प्लस 4e माइनस 4e, देखो इस प्रोसेस में जब आप 4 इलेक्ट्रॉन ले गए तो 4 इलेक्ट्रॉन ले जाने के प्रोसेस में ए भी चार्ज हो गया, 4 यूनिट पॉजिटिव। 4 यूनिट का मतलब 4 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 4 यूनिट बोलेंगे मतलब हमेशा याद रखना, यूनिट बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड है। तो 4 यूनिट पॉजिटिव डेवलप कर गया, इस पे 4 यूनिट निगेटिव डेवलप कर गया, लेकिन सिस्टम का नेट उतना ही रहा जितना वो पहले था। तो यहां से हम लोग क्लियर कहेंगे कि यहां से कुछ और नहीं दिख रहा है। दिस इंप्लाइज Q इनिशियल जो है Q फाइनल के, यही तो कंजर्वेशन थ्योरम है। तो हमेशा याद रखोगे कि सिस्टम के अंदर बॉडी पे चार्ज डेवलप कर सकता है, बॉडी का चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन सिस्टम का नेट चार्ज ना तो क्रिएट होगा और ना डिस्ट्रॉय होगा, वो जितना था उतना ही रहेगा। क्लियर है? चल फटाफट नोट डाउन कर ले। कहोगे ये तो न्यूट्रल बॉडी में दिखा दिए, चार्ज बॉडी में, वो भी एग्जांपल में दिखा देता हूं। देख लो, अगला एग्जांपल मैं बोल देता हूं, देख लो। एक बॉडी मैंने लिया ए, एक बॉडी मैंने लिया बी। मैंने बोला कि ये ए पे और बी पे, ए को बोल रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, और बी के लिए बोल रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है। ध्यान देकर देखना, देखो
ए के पास इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब सिस्टम शुरू होने के पहले ही क्लियर है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बी के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, मतलब बी न्यूट्रल बॉडी है हमारा। तो इनिशियली अगर बात करो तो क्यू ए जो हमारा है वो 15 यूनिट, डायरेक्ट हम लिखते हैं माइनस ई, और 17 यूनिट प्लस ई। माइनस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस ई का मतलब प्रोटॉन। माइनस ई क्यों बोल रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस ई किसके लिए? तो प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बार बार बोल रहे हैं चार्ज सेम होगा, नेचर अपोजिट। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ये 2 यूनिट पॉजिटिव हो गया। बी के लिए बात करो तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, इसका मतलब कुछ नहीं। तो क्यू सिस्टम अगर बोलोगे इनिशियल, क्यू ए प्लस क्यू बी, और आप कहोगे प्लस 2e के बराबर। नाउ 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। अब आपको प्रॉब्लम में बोला है कि 4 इलेक्ट्रॉन ए से उठा और बी को पहुंचा दे, कोई बात नहीं, पहुंचा। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तूने उठा के पहुंचाया है। फाइनली क्या होना है? इसके 15 थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन और चले गए, 11 इलेक्ट्रॉन बचे। 17 थे भैया। कुछ बच्चे ये भी बोल देते हैं यार, क्लास में जब पढ़ाते हैं उस दौरान बोलते हैं बच्चे, इधर इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन को छोड़ देगा, वो भी लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है और न्यूक्लियस में बैठा हुआ है प्रोटॉन, तो जाने लगेगा तो क्या न्यूक्लियस पे पहुंच के बोलेगा बेटा मेरे साथ चल? दोनों अलग अलग चीज है। पिछले लेक्चर में मैंने यही बोला है कि चार्ज हमेशा डेवलप करेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, प्रोटॉन का खेल नहीं है वहां पे। प्रोटॉन तब तक चार्ज डेवलप करने में अपना रोल प्ले नहीं करेगा जब तक न्यूक्लियर ब्रेकडाउन का केस नहीं हो जाए। न्यूक्लियस जब तक टूटेगा नहीं तब तक प्रोटॉन का रोल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये 11 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो इस पे कितना डेवलप कर गया भाई? इस पे 4 इलेक्ट्रॉन के कारण 14 इलेक्ट्रॉन डेवलप कर गया और 10 प्रोटॉन डेवलप किया हुआ है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन 14 हो गया, लेकिन प्रोटॉन उतना ही रह गया जितना वो था। अब जरा देखो भाई, ए और बी ये तुम्हारा दो बॉडी है, यहां पे ए का चार्ज कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 माइनस ई, 17 प्रोटॉन है तो प्लस ई। इसका मतलब हो गया कि प्लस 6e के बराबर। यहां अगर b के लिए बोलोगे तो क्यू बी डैश, जरा देख लो, 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 माइनस ई, 10 प्रोटॉन है तो 10 प्लस ई, आप कहोगे माइनस 4e के बराबर। फाइनल स्टेज में ए पे भी चार्ज है और बी पे भी। इनिशियली देख लो सिर्फ ए पे था, बी पे नहीं था, लेकिन अब फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद ए पे भी चार्ज डेवलप कर गया है और बी को भी चार्ज मिला है। लेकिन ना मुझे ए से मतलब है ना बी से, हम लोग को मतलब है सिस्टम से। देख तो सिस्टम के साथ क्या हुआ? तो अगर कहोगे कि क्यू फाइनल, किसका फाइनल यार? तो सिस्टम का। क्या बोलेगा? तो क्यू ए डैश और क्यू बी डैश, मेरे ख्याल से तो क्लियर है, प्लस 6e माइनस 4e, अब बोलोगे प्लस 2e। सिस्टम के पास टोटल फाइनल स्टेज में चार्ज होगा कितना? तो प्लस 2e। अब देख यहां पे कितना था? तो प्लस 2e। सेम या अलग अलग? तो हर हाल में सेम है। तो इस प्रोसेस में चार्ज बॉडी पे डेवलप करता है, लेकिन कभी भी नेट चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय का खेल नहीं होता, वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। क्लियर है? छाप ले फटाफट।
अगला देख लो, चार्ज हैव नेचर to resides on outer surface of body to minimize energy. एनर्जी को घटाने के लिए चार्ज का नेचर होता है कि बॉडी के आउटर सरफेस पे रहे, किस में, तो देख लो आउटर सरफेस ऑफ बॉडी किस कंडीशन में, तो कंडक्टिंग में। कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग है क्या, हम लोग बात करेंगे बाद में, फिलहाल सिर्फ कंडक्टिंग याद रखोगे, बाद में नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि कंडक्टर इंसुलेटर किसको बोलेंगे, क्या होता है, कौन चार्ज को ले जाएगा, कौन नहीं ले जाएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन कंडक्टिंग बॉडी में हमेशा ध्यान रखोगे कि चार्ज का नेचर होता है कि आउटर सरफेस पे आके रहना। एक बात मैं बताता हूं कंडक्टिंग के लिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। मैग्नेट आपने जरूर यूज किया होगा, वही बचपन वाला बार मैग्नेट, दो पोल सटता है, धक्का देता है, यूज किए होगे जरूर। जरा सोचो, मैग्नेट लेकर जब आप पॉकेट में बचपन में चलते हो तो जहां भी आयरन मिलता है, लोहा का मिला कुछ, लेके चिपका दिए, चिपकता भी है। लेकिन जरा सोच तो, उस मैग्नेट को अगर एल्युमिनियम के सीट पे चिपकाओगे, क्या वो चिपकता है? क्या लकड़ी पे चिपकाओगे चिपकेगा? क्योंकि लकड़ी, आयरन या ये वुड या एल्युमिनियम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है यार। अगर नॉन मैग्नेटिक है तो उसे क्या मतलब है कि कौन मैग्नेट लाके तुम चिपका रहा है कि नहीं चिपका रहा है। लेकिन आयरन मैग्नेटिक है, इसीलिए जैसे ही ले जाओगे नजदीक के, ऑटोमेटिकली लगेगा कि वो पुल कर रहा है। आप हाथ में पकड़े रहो, ये मैग्नेट है, इस तरह से तुम ट्राई करके देखे भी होगे और करके भी देख सकते हो। अभी भी यहां ले जाओगे, नजदीक ले जाओगे, आपको लगने लगेगा कि अब आपके हाथ को कोई खींच रहा है। कौन? तो ये अगर आयरन प्लेट है तो ये आयरन प्लेट खींचेगा, चिपका लेगा यहां पे। मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन एल्युमिनियम को पता भी नहीं चलता, एल्युमिनियम में तो यहां चिपका के छोड़ दो, तुरंत गिर जाएगा मैग्नेट नीचे। तो मैं बोलूं कि कंडक्टर एक ऐसा बॉडी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में रोल प्ले कर सकता है। इंसुलेटर जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो जा ही नहीं सकता है कहीं से, तो आउटर सरफेस इनर सरफेस का क्या कोई खेल होगा बताओ। तो हम लोग कहेंगे, आगे बात करेंगे डिटेल में, कि कंडक्टिंग बॉडी में हमेशा ध्यान रखोगे कि एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए चार्ज आउटर सरफेस पे आता है, कभी भी इनर सरफेस पे नहीं रहता। अब चार्ज आउटर पे आकर एनर्जी को मिनिमाइज कैसे करता है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे उस टाइम। फिलहाल याद रखोगे कि एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए कहां आएगा, इनर पे नहीं, कहां पे, आउटर पे आकर रुकता है। क्लियर है जी? मतलब क्या हुआ देख लो, कि अगर आपने कंडक्टिंग बॉडी के लिए दिया, देख ले, आप उठाकर इसको चार्ज दे रहे हो प्लस क्यू, तो ये आपको अपीयर करेगा कैसा, तो पॉजिटिव चार्ज है, इनर पे नहीं, जहां पे आपने आउटर पे, मतलब कहीं भी लाके दोगे, वो दिखेगा कहां, तो ऊपर वाले सरफेस पे दिखाई देगा। क्लियर है? आप अगर कहते हो यही इंसुलेटर है, इंसुलेटर को अगर आप कहेंगे कि ये बाहर लाकर दिए हैं इसलिए बाहर रह गया, क्या तुम अंदर में ले जाकर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इंसुलेटर में अगर आपने चार्ज प्लस क्यू ला कर दिया तो कुछ नहीं, ये पूरे में स्प्रेडेड रहेगा। जहां आप दोगे, अगर पूरे में स्प्रेड कर दिए तो पूरा किसी एक जगह पे लाकर बैठा दोगे, उसी जगह पे पड़ा रहेगा। अगर ये चार्ज एक जगह दिए तो एक जगह रहेगा, अगर पूरे में फैला दोगे तो फैला हुआ रहेगा। लेकिन इस केस में अगर इंटायर रीजन में स्प्रेड करोगे भी तो वो कहीं और नहीं, कहां रहेगा, तो आउटर सरफेस में। क्यों रहेगा, तो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज इस प्रोसेस में कैसे होगा एनर्जी, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ऐसे भी समझो ना, एनर्जी जिस किसी के पास कम होगा वो स्टेबल होता है, हम लोग पढ़े हैं पहले। जिस किसी के पास एनर्जी ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए ये ऑर्डर पे आता है। फिलहाल याद रखना कि ऑर्डर पे आने से इसका एनर्जी कम हो जाता है। क्लियर है? चल आगे देख। बोलेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के पहले तक कहीं कोई इस तरह का बात नहीं था। हर लोग यही मानते थे चार्ज है तो कांस्टेंट है। लेकिन जब आइंस्टीन पोस्टुलेट आया, आइंस्टीन सर ने यह थ्योरी दिया कि कोई मासिव बॉडी अगर चलने लगे, कोई मासिव बॉडी अगर चलने लगे तो उसका मास बदलने लगता है। हो गया सर, हम लोग चलते हैं तो हम लोग का भी बदलता है। हाँ जी, आइंस्टीन पोस्टुलेट के हिसाब से तो हम लोग का भी बदलता है, लेकिन हम लोग का वेलोसिटी इतना कम होता है कि वो पता नहीं चलता। तो उस टाइम में ये देखा जाने लगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए मास जैसा ही प्रॉपर्टी चार्ज है तो क्या वेलोसिटी का चार्ज पे भी इफेक्ट होता है। लेकिन क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट से कि चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होगा, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी मूव करे विथ एक्सीलरेशन या विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब क्या है देख लो, चार्ज इज इनवेरिएंट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। m इक्वल्स होता है m0 बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, मैं साइड में लिख भी देता हूं। मॉडर्न फिजिक्स में पूरा डिटेल इसका डिस्कशन करोगे। यहां फिलहाल टर्म देख लो, मास ऑफ मूविंग बॉडी, जब वो चल रहा था तब का मास है। ये क्या है भाई, तो ये रेस्ट मास है। और ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। और ये क्या है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम लोग मॉडर्न में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। फिलहाल याद रखोगे कि अगर कोई मासिव बॉडी चलने लगे तो उस स्थिति में उसका मास बदलना शुरू कर देता है और m इक्वल्स m0 बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाता है, जहां v वेलोसिटी बॉडी का है, c वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट का वेलोसिटी है। अब अगर जरा सोच कि कोई बॉडी अगर 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा भी, तो यहां 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्या कोई मतलब निकलेगा? इतना ज्यादा छोटा ये होगा कि ये नेगलेक्ट हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह से है कि तुम 1 लीटर वाटर लो हाथ में और जाओ गंगा रिवर में डाल दो और अपने दोस्त को बोलो कि लेवल नाप के बताओ कि कितना उठा है।
यार तुम 1 लीटर पानी डाले तो गंगा नदी का रिवर लेवल उठाती है, रिवर का वाटर लेवल उठा तो होगा, लेकिन इतना कम चेंज हुआ होगा कि वो कंसीडर नहीं करते, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसी ने 1 बकेट पानी भर लिया, 1 बाल्टी पानी 15 लीटर, तुम उससे बोलो कि कितना है, बोलेगा 15 लीटर। तुम क्या करो कि 2 ड्रॉपलेट और गिरा दो, बोलो कि आप बताओ वजन कितना बढ़ा, क्या 15 से वो बढ़ के 15.0000 कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, लेकिन इतना ज्यादा जीरो आएगा कि वो कंसीडर हम लोग नहीं करते। 15 केजी के रेस्पेक्ट में वो ड्रॉपलेट का मास इतना कम है कि नेग्लेक्ट कर देंगे। सिमिलरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर का वेलोसिटी इतना कम है कि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि मास कांस्टेंट रहेगा। मतलब देख ले, यहां से बोलोगे 2 केस कहते हैं, अगर v बहुत छोटा हो c से, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे v/c² जो होगा करीब करीब 0 होगा, इसका मतलब m बराबर m0 जो हम लोग के लिए होता है। लेकिन अगर v अप्रोचिंग टू c है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, या बराबर कर लो, तो उस केस में क्या कहोगे, तो v/c² जो होगा ये 1 के बराबर होगा, मतलब m जो होगा m0/√1 - 1 m0/∞ ये 0 and that equals। आइंस्टीन पोस्टुलेट में यही तो बोला गया कि बॉडी अगर बहुत तेजी से चलने लगेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसी थ्योरी के आने के बाद लोगों के दिमाग में आया कि कहीं इसका इफेक्ट चार्ज पे भी तो नहीं है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का वैसा ही फंडामेंटल है जैसा मैकेनिक्स का मास। लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब वेलोसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब, देख लो देख लो, चार्ज मैं बोलता हूं, कोई बॉडी लिए ए, ये v बराबर 0 है, इसके पास q है, तो q a जो बोलोगे अभी कुछ और नहीं, कितना के बराबर, यही बॉडी है हमारा a, इसके पास q है, लेकिन वेलोसिटी है नॉट इक्वल 0। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर कुछ ना कुछ है। अगर ऐसा है तो आप कहोगे qa, तब भी आपका कुछ और नहीं q के बराबर है। ये बॉडी है तुम्हारा a, चार्ज q है, ये एक्सीलरेशन a से चल रहा है, एक्सीलरेशन है इसको, एक्सीलरेशन है, तब भी चार्ज बोलोगे कितना, तो हर हाल में अभी भी मैंने यहां बोला v नॉट इक्वल 0, मतलब v कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50, 100, 3 × 10⁸ भी। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि 10⁸ तक लिए, तो 3 × 10⁻10 लेके देखिए। अभी तक इस दुनिया में जो मैक्सिमम वेलोसिटी देखा गया एग्जिस्टिंग बॉडी का, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी है। इससे ज्यादा तेजी से कोई बॉडी चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसी वेलोसिटी पे चलने पे मास इनफाइनाइट हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये चार्ज जब रेस्ट में है, इसको बोलोगे रेस्ट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी नॉट इक्वल 0, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। और एक्सीलरेशन है मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो आइदर चार्ज रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, या एक्सीलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, चार्ज का वैल्यू हर हाल में क्या होगा, सेम रहेगा। ये थ्योरी यही कॉन्सेप्ट देता है, बट एक फायदा इसने हमें दे दिया। क्या बेनिफिट दिया वो देख लो।
एक नया प्रॉपर्टी इसके साथ आ गया, चार्ज है भाई, दो तरह का स्टेज आया, एक का नाम कहते हो आपकी चार्ज रेस्ट में होना चाहिए और दूसरे का नाम हमने बोला मोशन में। चार्ज अगर रेस्ट में है तो मोशन में है, तो मोशन भी दो तरह का हो गया, एक का विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरे का विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब हुआ एक्सीलरेशन भी हो सकता है और रिटार्डेशन भी, दोनों में कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब बॉडी एक्सीलरेशन से भी चल सकता है और रिटार्डेशन से भी। तो देखो, देखा गया कि भाई जब रेस्ट में है तो ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो क्रिएट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो क्या क्रिएट करेगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वेरिएबल रहेगा तो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड तीसरा और आखिरी रेडिएट एनर्जी। देखो यही जो है, इसी का नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट है। यही जब मूविंग चार्ज, मूविंग का मतलब हुआ नॉट सिंगल पार्टिकल, मैंने बताया था लेक्चर 1 में कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को चार्ज का फ्लो बोलते हैं, सिंगल पार्टिकल मूव करे उसे मोशन नहीं बोलते, वो पार्टिकल मोशन है यार, चार्ज मोशन नहीं, वो चार्ज पार्टिकल का मोशन है, बस एक सिंगल पार्टिकल का। एक चार्ज बॉडी है जो मूव करने लगा, वो बॉडी का मोशन है, नॉट चार्ज का मोशन है। चार्ज का मोशन का मतलब हुआ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं बोलूं कि अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, यही तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे, और उसके कारण एनर्जी का रेडिएशन, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। मतलब ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद कॉन्सेप्ट आया, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यही पड़ा कि चार्ज के मोशन के कारण सारे पॉसिबिलिटीज डिफाइंड हो गए। अब इसी को मैं बोलूं, टेबल बना के लिख देते हैं, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, देख ले क्या क्या हो सकता है। देखो तीन तरह का बात है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या करेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो क्या करेगा, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चलता है तो क्या करेगा। तो देख लो, हम लोग कहते हैं सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एनर्जी है। देख लो पॉसिबिलिटीज हम लोग कहते हैं। ये चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, किस स्टेज में है तो रेस्ट में। अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा और एनर्जी रेडिएशन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कहोगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी जो होना चाहिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्सीलरेशन जीरो, इसी का नाम हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो यूनिफॉर्म बोलते हैं मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा,
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और अगर आप कहते हो कि वेलोसिटी जो होना चाहिए वेरिएबल हो, मतलब एक्सीलरेशन नॉट इक्वल जीरो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म आप कहोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और एनर्जी रेडिएशन, तीनों चीज कैसे होगा फिलहाल तो बस ये टेबल के थ्रू आप याद रखोगे कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, कब मैग्नेटिक करेगा, कब एनर्जी रेडिएशन होगा, लेकिन हम उसको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में ये पार्ट पढ़ते चलेंगे, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी आओगे तो ये पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये डे 1 में याद करो मैंने बोला था कि 12th का फिजिक्स दो ही पार्ट में बटा हुआ है, एक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे का नाम है ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रिसिटी ही 3 पार्ट में बट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक कह लो वही 3 पार्ट में बटता है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो पूरा, और तीसरा का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं बोलूं कि बस चार्ज से रिलेटेड टर्म्स का ही स्टडी आप करते चलोगे आगे बढ़ के, तो जब जैसा आएगा टॉपिक उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखें कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, फटाफट नोट डाउन करो जल्दी। देखो चार्ज का इतना कहानी तो हम लोग पढ़ लिए कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, सब कुछ हम लोग बात के, इनवेरिएंट है सारे प्रॉपर्टीज को, लेकिन सवाल ये है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप कैसे करेंगे। मान लो ये दो पेन हमारे पास है, मेरा मन करता है कि इस पे चार्ज डेवलप कर दो या इस पे चार्ज डेवलप, क्या बोलेंगे कि हाँ चार्ज डेवलप कर दो, क्या हो जाएगा यार, ऐसा भला होता है क्या? तो चार्ज डेवलप करने का तरीका क्या है, कैसे चार्ज डेवलप करेंगे? बेसिकली 4 फंडामेंटल मेथड है चार्ज डेवलप करने का। फर्स्ट वन एंड सबसे ओल्डेस्ट है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन मेथड का मतलब है कि एक बॉडी को दूसरे से रब किया जाए, उस रब करने के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, जिसके कारण बॉडी चार्ज हो जाएगा। दूसरा मेथड का नाम है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड का मतलब हुआ कि दो बॉडी जिसमें से कम एक चार्ज होना चाहिए। अगर दोनों में से कम एक चार्ज कहोगे, दोनों चार्ज है तो और बढ़िया बात है। अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो उसके कारण भी चार्ज का ट्रांसफर एक से दूसरे में होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तीसरा मेथड का नाम है इंडक्शन मेथड। एक बॉडी पे डेवलप रहेगा तो इंड्यूस होकर दूसरे पे डेवलप करेगा, वो इंडक्शन कैसे होगा तरीका मैं बताऊंगा। एंड लास्ट वन, ये लास्ट इज पोलराइजेशन मेथड। फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड एंड पोलराइजेशन मेथड। तो इन सारे चार्जिंग के मेथड के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि चार्ज करने का क्या क्या पॉसिबल तरीका है और हम कैसे चार्ज डेवलप करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज अगर डेवलप कर दिए, जैसे इस पे रब करके हम चार्ज डेवलप कर दिए, पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। तो ये पता करने का तरीका भी हम लोग देख लेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव क्या है, किस तरह से हम उसे टेस्ट करेंगे। तो ये सारा तरीका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर कहोगे चार्जिंग मेथड के बारे में तो दो ही मेथड अपने काम का बढ़िया है, एक का नाम है इंडक्शन और दूसरे का नाम है कंडक्शन।
पोलराइजेशन बोलोगे तो 12th में एक छोटा सा कभी कभी पोलराइजेशन पे पोलर डायलैक्ट्रिक नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक वहां से रिलेटेड एक नोट देता है पूछने लिखने के लिए, शॉर्ट नोट कहता है लिखने के लिए। बाकी कुछ खास बड़ा रोल नहीं है हमारे पास। हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में अगर जरूरत पड़ेगा तो दो मेथड का, एक का नाम है कंडक्शन मेथड जिसमें शेयरिंग करने वाला खेल होगा हायर से लोअर तक, और दूसरा का नाम होगा इंडक्शन मेथड। लेकिन पढ़ने के लिए तो चारों मेथड थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे। चल अच्छे से पढ़।